DCF ये वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किंग मॉडल ऑफ द वैल्यूएशन। तो इसको किंग क्यों बोलते हैं? ये फंडामेंटल वैल्यू निकाल के देता है आपको। सेकंड ये है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। इसके इनपुट्स क्या होते हैं? 5 पिलर में कहूँगा, या फिर आप इनपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो 5 इनपुट होते हैं जो कि मोस्ट क्रिटिकल है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस को जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, अब कोई भी मेथड आप लगाएं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को समझो, आप उस इंडस्ट्री को समझो और आप उस बिजनेस को समझो कि वो बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। हमने एक वर्ड DCF ये वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो DCF होता क्या है और इसका क्या रोल होता है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं जानना चाहता हूँ? देखो, DCF जो है, आप ऐसे समझिए कि दिस इज़ किंग मॉडल ऑफ द वैल्यूएशन, मतलब इसको किंग कहा जाता है। अब DCF पे पहुंचने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके बेसिस हैं क्या। तो अगर इसको पूरा मैं पढ़ूं तो वो बनता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा डिस्काउंटेड का क्या मतलब है। तो डिस्काउंटेड यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली मेरी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं आपको 1 करोड़ रुपीज़ दूँ, या फिर वही 1 करोड़ रुपीज़ मैं आपको 5 ईयर्स के बाद में दूँ, तो आपको कौन सा वाला बेटर लगेगा? आप आज वाला लेना पसंद करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं होगी। ठीक है। अगर मान लो मैं इसको प्रैक्टिकल वे में कहूँ तो आज की डेट में अगर आप कोई प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं तो ऐसा प्रॉबिलिटी बहुत हाई होगी कि वो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का नहीं होगा कुछ टाइम बाद। 5 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो मेरे कैश फ्लोज हैं, जो मेरे कैश फ्लोज नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं, या फिर सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, आगे आने वाले फ्यूचर ईयर्स में आने वाले हैं, उन सब की वैल्यू अगर मैं आज की डेट में निकालूं तो जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। तो बेसिक मतलब तो यहाँ पे ये हो गया कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए टाइम वैल्यू का आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो टाइम वैल्यू मैंने आपको बता दिया। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो मान लीजिए एक कंपनी ऐसी है, यही सिंपल रखते हैं इसको, कि नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी 1 करोड़ का आएगा, थर्ड ईयर में भी 1 करोड़ आएगा, फोर्थ ईयर में मान लेते हैं 1 करोड़ ही आएगा। ठीक है। तो जो नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ आपके पास आने वाला है, उसकी आज की डेट में अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि जो आपको 1 करोड़ 1 साल बाद मिलने वाला है, अगर आज देखा जाए तो आज की डेट में उसकी वैल्यू हो सकता है 95 लाख के आसपास हो। ठीक है। तो सिंपल रखने के लिए ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो 1 करोड़ है, मान लीजिए उसकी वैल्यू आज की डेट में 90 आती है। जो 2 साल बाद आपको 1 करोड़ मिलने वाला है उसकी वैल्यू मान लेते हैं 80 आएगी। ठीक है। 3 साल बाद जो मिलने वाला है मान लेते हैं उसकी 70 आएगी, और फोर्थ ईयर के अंदर जो मिलने वाला है मान लेते हैं उसकी आज की डेट में अगर मैं डिस्काउंटेड वैल्यू निकालूंगा तो 70 होगी। तो अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो आप ये देखिए कि टोटल करने पे तो मेरा 4 ईयर्स का 4 करोड़ रुपीज़ आ रहा है, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करके देख रहा हूँ तो वो वैल्यू 4 करोड़ से कम आएगी। तो कहने का मतलब है जो फ्यूचर ईयर्स में आपको मनी जनरेट होने वाला है उसकी आज की डेट की वैल्यू जो होगी वो कम निकल के आएगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी के बेसिस है। बट ऐसा होता क्यों? अगर हम लॉन्ग टर्म में लेके चलते तो उसकी वैल्यू कम क्यों निकलती है? नहीं, वैल्यू कम नहीं निकल रही है। आप समझो कि देखो, वही वाली बात मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट आज 100 रुपीज़ का मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है 1 साल बाद आपको 110 रुपीज़ का मिले। ठीक है। तो आप 110 रुपीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आज की डेट में वैल्यू कितनी है उस चीज़ की? प्रोडक्ट सेम है। 1 साल बाद अगर मैं उसको खरीदता हूँ तो 110 रुपये का आता है, आज की डेट में परचेज करता हूँ तो 100 रुपये का। अब 100 और 110 तो बराबर नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का? टाइम का। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑफ 110 रुपीज़ टुडे इज़ 100 रुपीज़। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 110 रुपये की वैल्यू 100 ही होगी। तो वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का जिसका हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं या जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो क्या है, तो उसके बेसिस के ऊपर निकल के आएगा। तो वैल्यूएशन मेथड में इसको किंग क्यों बोलते हैं DCF को? देखिए इसको, हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किंग इसलिए बोलते हैं, सबसे पहला तो उसका लॉजिक ये है, फर्स्ट रीज़न मैं ये दूंगा कि ये फंडामेंटल वैल्यू निकाल के देता है आपको। ठीक है। फंडामेंटल वैल्यू का मतलब ये होगा कि जितना भी वैल्यू निकल के आ रहा है वो वैल्यू नंबर्स के बेस पे निकल आ रहा है, जो नंबर्स कंपनी के हैं।
ठीक है। Okay. कोई मार्केट से ड्राइव नहीं हो रहा है वो, ठीक है। आपके रेवेन्यूज़ जो आ रहे हैं या फिर हिस्टोरिकल बेसिस पे आपने नंबर दिया, उसी बेस पे आपने अगर प्रोजेक्शंस बनाई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बेसिस है, और जो आप वैल्यूएशन निकालेंगे उसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपको पता चल रहा है, आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो रहा है। तो ओवरऑल जितना भी मैकेनिज्म है कंपनी का, इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से जो मेरी वैल्यू आज निकल रही है वो फंडामेंटल बेसिस पे निकल रही है। सबसे Okay. पहला रीज़न तो ये होता है कि इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये फंडामेंटल वैल्यू निकाल के आपको देगा। Okay. ये फर्स्ट रीज़न हो गया इसका। सेकंड ये है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग क्या है कि देखो, आज की डेट की तो मैं वैल्यूएशन निकाल ही सकता हूँ, बाकी मेथड से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये फ्यूचर ईयर्स को भी यूटिलाइज़ कर रहा है और मेरे फ्यूचर पोटेंशियल को भी यूटिलाइज़ करके ये बता रहा है कि मेरी आज की वैल्यू कितना है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। तो फॉरवर्ड लुकिंग होने का बेनिफिट ये है कि ये उन स्टार्टअप्स की वैल्यू भी निकाल पाता है जो आज की डेट में हो सकता है ज़ीरो रेवेन्यूज़ बना रहे हों, लेकिन फ्यूचर में कुछ ना कुछ रेवेन्यूज़ जनरेट करें, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग होने की वजह से सेकंड रीज़न ये है कि इसको मैक्सिमम सिचुएशंस के अंदर लगाया जा सकता है, Okay. ठीक है। थर्ड ये आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी इसकी निकल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर कंपनी हैव एज ऑफ नाउ। आज की डेट में जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के हिसाब से उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं, तो जो वैल्यूएशन आज की डेट में उसकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स निकल के आ रही है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। तो 3 रीज़न होने की वजह से हम इसको किंग ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स बोलते हैं। Okay. जैसे हम DCF मेथड से वैल्यूएशन निकालते हैं तो इसके इनपुट्स क्या होते हैं? देखिए ऐसा है कि इनपुट्स आप ऐसे समझिए कि देखिए इसे कुल मिलाकर के 5 पिलर में कहूँगा, या फिर आप इनपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो 5 इनपुट होते हैं जो कि मोस्ट क्रिटिकल है। Okay. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 इसके पिलर्स कह लीजिए आप, या फिर 5 मेन इनपुट्स कह लीजिए। फर्स्ट पिलर है वो इसके अंदर, या फिर फर्स्ट इनपुट हम कहेंगे, वो हम बोलेंगे इसका फ्यूचर कैश फ्लोज। तो जो भी कैश फ्लोज बिजनेस जनरेट करने वाला है फ्यूचर ईयर्स में, सबसे पहले हम लोग वो निकालते हैं। अब सपोज़ करिए कि मैं किसी बिज़नेस का वैल्यूएशन करने जा रहा हूँ और मैं उसके फोरकास्ट बना रहा हूँ। तो फोरकास्ट मान लीजिए मैंने 5 ईयर्स का लिया है या फिर 10 ईयर्स का लिया, तो सबसे पहले मुझे वो कैश फ्लोज बनाने पड़ेंगे कि कितने कैश फ्लोज मेरे जनरेट हो गए, ठीक है। तो वो जो होगी वो फर्स्ट इनपुट इसके अंदर DCF के अंदर होगी। सेकंड इसके अंदर होगा प्रोजेक्शन पीरियड। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी का और किस सेक्टर की कंपनी का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आप एक डिसीजन लेंगे कि आपको प्रोजेक्शंस कितने पीरियड का निकालना है। क्या हम 5 साल का पीरियड निकालें? अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी फर्म है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो बिज़नेस साइकिल डिफरेंट हो दूसरी कंपनी से, तो उस केस के अंदर ऐसा हो सकता है 5 साल से मेरा काम चल जाए। लेकिन कई इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जिनका गेस्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है, तो उसमें 5 साल से ज़्यादा 10 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे 5 साल लेना है, 7 साल लेना है, 10 साल लेना है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना प्रोजेक्शन पीरियड लेना है मेरे को। तो सेकेंड इनपुट ये होगा कि हम प्रोजेक्शन पीरियड कितना लेने वाले हैं। Okay. थर्ड नंबर पे आ जाता है कि डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा। अब जो डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पर है, बेसिकली जब मैं आपको ये बोल रहा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जो मेरा 110 रुपये निकल के आया है, उसकी आज की वैल्यू 100 रुपीज़ मेरी आ रही है, तो एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा जो मैं उसको 110 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब मेरी वैल्यू 100 रुपीज़ निकल के आएगी। तो वो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना होगा, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो हम उसको टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Okay. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि जो भी आपके बिजनेस में कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, बेशक वो इक्विटी यूज़ हो रहा है या फिर डेट यूज़ हो रहा है, तो उसको रेज़ करने के लिए कुछ ना कुछ आपका खर्चा हुआ होगा। खर्चे के उसमें बोलूँ मैं आपको, अगर मान लीजिए आपने डेट लिया है, लोन लिया है, तो मान लीजिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपये है, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपये का लोन ले रहे हैं, तो 10 रुपये का आप हर साल इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, ठीक है। Okay. तो वो उसका कॉस्ट है। Okay. इसी तरह से जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है मान लीजिए आप मेरी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये कहते हैं कि मुझे तो जब तक 25% रिटर्न नहीं मिलेगा तो मैं आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो जो 25% हो गया वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। तो ये कॉस्ट निकाली जाती है। इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कितना परसेंट इक्विटी है, कितना परसेंट डेट है, उसके हिसाब से हम वेटेड एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जिस डिस्काउंट रेट को फिर हम यूटिलाइज करते हैं उन फ्यूचर वैल्यूज़ को आज की डेट में डिस्काउंट करने के लिए, Okay. ठीक है। तो जो थर्ड इनपुट यहाँ पर होगी वो होगा हमारा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है टर्मिनल वैल्यू। अब टर्मिनल वैल्यू क्या है आप समझिए। देखिए सपोज़ करिए कि मैं आपके बिज़नेस का वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ और हमने 5 साल का प्रोजेक्शन बनाया, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी कंपनी 5 ही साल चलेगी, 5 साल के आगे भी उसकी कुछ जर्नी होगी, लेकिन वो फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। और 5 साल के बाद मैं ये कहूँगा कि वो जो पीरियड आगे का है 5 साल से लेकर के इन्फिनिटी तक,
अब वो जो पीरियड है मुझे नहीं पता कि उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो उसमें कुछ अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर मैं 5 साल से आगे के, मान लीजिए आपकी कंपनी 100 साल चलने वाली है, ठीक है, तो वो 100 साल जो चलने वाली है, 100 से लेकर के 95 ईयर्स पीछे लाने तक एक कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं परपेचुटी, ठीक है। तो उस बेसिस पे एक वैल्यू निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो आप देखिए 1 साल से लेकर के 5 साल तक मैंने डिस्काउंट करके वैल्यू निकाली, इसी तरह से मैंने एक टर्मिनल वैल्यू निकाल ली जो मेरे आगे के फ्यूचर ईयर्स की है, और वो टर्मिनल वैल्यू और ये जो 5 साल की वैल्यू, इन सबको उठा करके आज की डेट के ऊपर मैं लेके आऊँगा तो मेरी फाइनल वैल्यू निकलेगी। तो टर्मिनल वैल्यू मतलब जो आपने प्रोजेक्शन पीरियड लिया है उसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 साल का पीरियड लिया तो 5वें ईयर के अंदर टर्मिनल वैल्यू क्या होगी उसके आगे के पीरियड्स की, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 7 साल का लिया है तो पहले 7 साल का तो आप चलो निकाल पाएंगे डायरेक्ट, और जो 7 साल से आगे का है टर्मिनल वैल्यू 7th ईयर पे जाकर के हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यू हमारा 4th पिलर हो जाता है, ठीक है। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये होगा कि जो भी मेरी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकली, अब मैंने ईयर 1 के जो नंबर मेरे आने वाले थे कैश फ्लोज, उसकी आज की डेट की वैल्यू निकाल ली, सेकंड ईयर की वैल्यू भी आज की डेट में निकाल ली, थर्ड ईयर की भी, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की भी, और फिफ्थ ईयर पे जो उसके आगे की पीरियड की टर्मिनल वैल्यू है उसके हिसाब से भी मैंने आज की वैल्यू निकाली। इन सबको अगर मैं क्लब कर दूंगा तो वो पूरी कंपनी की वैल्यूएशन निकल के मेरे सामने आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है। अब एंटरप्राइज वैल्यू मतलब अगर मान लीजिए पूरे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, और अगर मैं शेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ तो उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके तो हम लोग उसके अंदर बोलेंगे उसकी इक्विटी वैल्यू। ओके। और जब वही बात कर ले इसके स्टेप्स क्या होते हैं एप्लीकेशन के लिए DCF मेथड पे? देखिए ऐसा है कि इसके अंदर स्टेप्स क्या है मैं बताऊँ। किसी भी बिज़नेस को जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, अब कोई भी मेथड आप लगाएं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को समझो, आप उस इंडस्ट्री को समझो, और आप उस बिज़नेस को समझो कि वो बिज़नेस एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब होगा क्या कि कंपनी आपको कुछ प्रोजेक्शंस देगी, या फिर ऐसा हो सकता है किसी केस में आप प्रोजेक्शंस बना रहे हो, ठीक है। तो आपको ये समझ होना ज़रूरी है कि इस कंपनी के या फिर इस इंडस्ट्री में रेवेन्यूज़ किस तरह से चलते हैं, ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर रेवेन्यूज़ 20% से जंप कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्री को देखते हो तो इंडस्ट्री 5% से चलती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ उसके पीछे कुछ लॉजिक है या नहीं है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री किस तरह से मूव कर रही है, क्या मेरे रेवेन्यू वैसे चल रहे हैं, क्या मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर उस हिसाब से मूव कर रहा है, क्या मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपको बिज़नेस की समझ बनानी ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उस बिज़नेस के डायनामिक्स को पूरा समझिए, आप उस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को भी समझिए, आप उसके रेवेन्यू मॉडल को भी समझिए, आप उसके कॉस्ट के स्ट्रक्चर को ये समझिए, और टॉप टू बॉटम किस तरह से नंबर्स मूव कर रहे हैं, और किस तरह से कंपनी प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ को जनरेट कर रही है, और किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रही है बिज़नेस में। तो जब तक आपको वो ओवरऑल सिस्टम नहीं समझ में आएगा, तब तक आप एक एक्चुअल और जिसको कहते हैं ना कि रियल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट है कि आप इसके ट्रांजैक्शन को, बिज़नेस को और बिज़नेस की डायनेमिक्स को समझिए। ओके। सेकंड नंबर पे होता है, देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऐसा हो सकता है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो आपको कंपनी से मिले, कंपनी आपको बताए कि हाँ ये प्रोजेक्शंस हैं, लेकिन मान लीजिए आपको कंपनी प्रोजेक्शंस दे भी देती है, तो क्या आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कंपनी कहते हैं कि आज मेरा रेवेन्यू 1 करोड़ है, अगले साल मेरा 10 करोड़ हो जाएगा, फिर मेरा 50 करोड़ हो जाएगा, फिर मेरा 200 करोड़ हो जाएगा। अब आप एज ए वैल्यूअर आप ये नहीं मान सकते कि ऐसा ही होने वाला है। ऐसा होने वाला है तो उसका रीज़न क्या है, उसका लॉजिक क्या है। रेवेन्यू आपका 1 से 10 क्यों गया, 10 से 50 क्यों गया, और 50 से 200 क्यों जा रहा है या 100 क्यों जा रहा है, उसके रीज़न चाहिए आपको, ठीक है। तो जब आप प्रोजेक्शंस बनाएंगे, आप प्रोजेक्शंस को ऐसे समझिए कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जैसे बैलेंस शीट होती है, वो 1 साल की होती है, ठीक है। तो वो तो आज की डेट की पिक्चर आपको पता ही होगी, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बिज़नेस ऐसा है जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ नंबर्स हैं, मान लीजिए नहीं भी हैं तो फ्यूचर ईयर के अंदर भी जो नंबर्स आने वाले ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो वो भी उसी फॉर्मेट में आएंगे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जब मैं प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर 5 साल के प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो अगले 5 साल के बैलेंस शीट और अगले 5 साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, ओके। और वो जो नंबर्स हैं उस एक्सेल के अंदर अगर मान लीजिए 500 नंबर हैं, तो 500 के 500 नंबर के लॉजिक पता होने चाहिए कि अगर ये 100 से 115 हुआ तो क्या रीज़न है, और 115 से अगर मान लीजिए वापस 100 हो गया तो क्या लॉजिक है।
तो उन नंबर्स के लिए आपको एविडेंस पता होने ज़रूरी है, उसके लॉजिक पता होने ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपको ये चेक करना होता है कि जो प्रोजेक्शंस निकल के आ रही हैं वो प्रोजेक्शंस कैसे आ रही हैं, उनको आपको चेक करना है और उसके बेसिस के ऊपर वो आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया कि आपको यहाँ पे अब कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मुलेशन हल्का सा बता देता हूँ आपको। तो जब आपको फ्री कैश फ्लोज निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एबिटा निकालना होगा। एबिटा होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले निकाल लेना है। उसको निकालने के बाद इसमें से आपको टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है, जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी आपका वर्किंग कैपिटल उस वाले पीरियड में यूटिलाइज होने वाला बिजनेस में वो भी डिडक्ट कर लेना है। अब देखो ना, आपका जितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है उसमें से जितने भी आपके कैश के एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए और नॉन कैश आपने उसमें बीच में रख लिए, तो जो मेरा निकल के आएगा वो मेरे फ्री कैश फ्लोज होंगे, यानी कि बचे हुए कैश फ्लोज जो कि अवेलेबल हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। अब स्टेक होल्डर्स जब मैं कह रहा हूँ तो दो तरह के स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हो गए। वो डेट होल्डर्स भी हो सकते हैं, डेट प्रोवाइडर भी हो सकता है, या फिर इक्विटी होल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब मेरा वो कैश फ्लोज निकल के आएगा तो वो हम देखेंगे कि कौन सा कैश फ्लो है, क्या वो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म है या फिर फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी होल्डर्स है, ठीक है। तो वो एक कुछ एडजस्टमेंट्स हम करने के बाद तो हम लोग फ्री कैश फ्लोज तक आ जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। ओके, जैसे आपने बताया DCF 5 ईयर्स प्रोजेक्शन हमारे जो होते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड वाइड अभी ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, तो उस पर कितना इम्पैक्ट डालेगा ये? हाँ, देखिए गुड क्वेश्चन है। आप ऐसे समझो कि देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कर लीजिए सिनेरियो 5 ईयर्स में जैसा बताया प्रोजेक्शन चेंज होता है, बट अभी वो कैसे फाउंडर या फिर इन्वेस्टर्स को कैसे देखेगा उस चीज़ को? देखिए ऐसा है कि आप ऐसे समझिए इसके लिए कि मान लीजिए आपकी कंपनी है और मैं आपकी कंपनी की आज की डेट में वैल्यूएशन करता हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे कुछ नंबर्स दिए और वो नंबर्स आपने तब बना लिए थे जब ईरान और US और इजराइल का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री ही है, ठीक है। तो आपने मुझे नंबर्स तब दिए थे जब ये सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। अब जब मैं आज वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो मैं ये देखूँगा कि अब सिचुएशन बदल गई है, ठीक है। अब क्या इम्पैक्ट आया उस वॉर से आपकी कंपनी पे? तो आपकी कंपनी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो इस वॉर की वजह से कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स हैं, फ्यूल की कॉस्ट फ्लक्चुएट हो रही है और वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंक्रीज़ होगा। सेकेंडली ये भी अनसर्टेनिटी है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि जो आपने मुझे प्रोजेक्शंस दिया है, जो आपने मुझे कॉस्ट दी हैं, मैं उस कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। एज़ पर द सिनेरियो में पास्ट टाइम में जाके ये देखूंगा कि जब पास्ट टाइम में कभी वॉर्स हुई थी तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ था फ्यूल कॉस्ट के अंदर और किस तरह से मैं उसको आज की डेट के अंदर इनबिल्ड कर सकता हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट है। लेकिन कॉस्ट बढ़ने के अलावा क्या मेरे कंपनी के ऊपर और भी कुछ इम्पैक्ट आया? अब आप देखो कि जैसे ही ये कन्फ्लिक्ट आया तो कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, कुछ फ़्लाइट डिले हो गई, तो रेवेन्यूज़ जो है वो भी हिट हो गए आपके। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं आपके प्रोजेक्शंस बनाऊँगा, अब देखिए ये सिचुएशन आज की है, ठीक है, फेब और मार्च की है ना। अब मान लीजिए आपने नंबर मुझे जो जनवरी से दिए या फिर 31 के आपने नंबर दे दिए, लेकिन जब मैं फ्यूचर के हिसाब से बना रहा हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो जो आप नंबर्स मुझे दोगे मैं उनको ट्रिम करूँगा और ट्रिम करने के बाद वो नंबर्स यूज़ करूँगा जो मुझे लगता है कि एक्चुअल में इतने आएंगे। ऐसा हो सकता है आप मुझे ये बोलें कि मेरा अगले साल का रेवेन्यू जो है 2000 करोड़ आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इस सिनेरियो के अंदर 2000 करोड़ नहीं आएगा, 1500 करोड़ ही आएगा, ठीक है। तो मैं वो नंबर एज़ पर द लॉजिक, आपके लॉजिक को समझूंगा पहले, आपके लॉजिक के साथ मैं अपना लॉजिक लगाऊँ कि नहीं आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो गया है तो इसलिए नंबर्स में ये चेंज होना चाहिए। तो वो चेंज होने के बाद जो नंबर्स आएंगे उस बेस पे वैल्यूएशन होगा। इसलिए प्रोजेक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनका एडजस्टमेंट करना वैल्यूअर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर नंबर रियलिस्टिक निकल के ही नहीं आएगा। जैसे आपने अभी बताया कि पास्ट जो उसके नंबर्स है वो आप कैलकुलेट करोगे, राइट। तो पास्ट नंबर तो पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइंस की हम बात कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल का जो बैरल है वो ऑब्वियसली नंबर चेंज थे और नाउ डेज वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है, तो फिर उससे मैच कैसे होता है? देखिए ऐसा कहीं ना कहीं देखो अजम्पशंस भी लेनी पड़ती हैं। देखिए वॉर मतलब कितना परसेंटेज का मतलब अजम्पशन रखते हैं हम लोग? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो यूक्रेन और रशिया की वॉर भी हो चुकी है, ठीक है।
ऑलरेडी उसके अंदर अभी भी चल रहा है सिचुएशन। तो आप एक चीज़ समझो कि देखो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ऑयल के अंदर फ्लक्चुएशंस आई थी, और ऐसा नहीं है कि ऑयल के अंदर फ्लक्चुएशन आज आई है, पिछले 15-20 साल से कहीं भी वॉर का कुछ सिचुएशन बन रही है तो वो फ्लक्चुएशन आती है। तो हम ये देखते हैं कि पास्ट में इस तरह की वॉर से कितना फ्लक्चुएशन हुआ था। तो अगर मान लीजिए पहले 10% का फ्लक्चुएशन हुआ था और आज मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू दैट वॉर यहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है, तो मैं शायद 20% या 25% लूँगा, लेकिन जो भी मैं लूँगा वो मुझे अपनी अजम्पशंस अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में डालना होगा। ब्लाइंडली नहीं डाल सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कितना इम्पैक्ट। प्लस मैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ की रिपोर्ट देखूंगा, रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर वहाँ से भी कुछ ना कुछ डेटा मिलता है, और कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनके थ्रू डेटा मिलता है, या फिर डेटाबेसिस के थ्रू। तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आता है, और उसके बेसिस के ऊपर एक एनालिस्ट डिसीजन लेकर के एक नंबर को फ्रीज करता है। तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाँ हमें कितना उसके अंदर एडजस्टमेंट करना है, बट हाँ प्योरली इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। जैसे अभी डॉलर का प्राइस इंक्रीज हुआ 95 है आज का टाइम, तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा वैल्यूएशन में? देखो वो भी इम्पैक्ट डालेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर्स में हो रही है, इंडिया में तो चलो इंडिया में घूम रहा है, अगर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आपकी डॉलर के साथ रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी प्रोजेक्शंस पे आने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो फ्यूल को भी यूज़ कर रही है, इंटरनेशनल डॉलर्स में भी उसकी मूवमेंट हो रही है, तो हर जगह से इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए प्रोजेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए पूरे के पूरे वैल्यूएशन में जो सेंटर है वो प्रोजेक्शंस ही है। ठीक है, तो जितना भी अपने आसपास आप मूवमेंट देख रहे हो उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन पे तो बाद में आएगा। वैल्यूएशन तो आउटपुट है ना, आपने सब नंबर्स डाल दिए, प्रोजेक्शंस आपने बना लिया, अजम्पशंस बना लिया, आपने इनपुट्स डाल दिए, और इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारा वैल्यूएशन है। ओके। तो मैं आगे आपको कॉन्टिन्यूटी में बताऊं कि जो फोर्थ इनपुट इसके अंदर या फिर फोर्थ स्टेप हमारा होता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। वेरी फेमस इज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर कुछ इनपुट्स होते हैं, जैसे कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, और बीटास कैलकुलेट किए जाते हैं। इन सब वैल्यूज़ को डालने के बाद एक फार्मूला है। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ आप एक नंबर्स तक पहुंच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अब लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझें तो आप ऐसे समझिए कि सपोज़ आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप मुझे कहते हैं कि विक्रम मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे आपकी कंपनी बहुत रिस्की नज़र आती है, लेकिन मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, और मैं आपसे 30% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो यानी कि अगर आप मेरी कंपनी में इक्विटी लेंगे तो आप मुझसे 30% एक्सपेक्ट करें, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया मेरे लिए। ओके। ठीक है, आपके लिए रिटर्न होगा, लेकिन मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा निकल के आएगा, ये मेरा एक इनपुट होगा। इसी तरह से सपोज करिए कि आप एज एन इन्वेस्टर मेरे पास आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लेते 30% है, और मैं मार्केट से डेट भी लेके बैठा हूँ, और मेरा डेट का जो परसेंटेज है वो 11% है या 12% मान लेते हैं। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। अब मान लीजिए मेरे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर 1 करोड़ रुपया है, और उसमें से 70 लाख रुपीज़ का इक्विटी है और बाकी 30 लाख रुपीज़ का मेरा डेट है। तो मैं इसी प्रोपोर्शन के अंदर वेटेड एवरेज निकाल करके एक वैल्यू निकालूंगा। मान लेते हैं कि वो 25%, 22%, 23% कोई एक नंबर के निकल के आएगा। तो वो मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, जिसको मैं एज ए डिस्काउंट रेट यूटिलाइज करूँगा फ्यूचर ईयर्स के नंबर्स को आज की डेट में लाने के लिए। ओके। ठीक है, तो ये जो मेरा फोर्थ इनपुट या फोर्थ स्टेप होगा वो मेरा होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। ओके। नेक्स्ट इसके अंदर होता है कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि परपेचुटी का कॉन्सेप्ट लगता है। परपेचुटी का मतलब आज की डेट में मेरा कितना मतलब 5th ईयर में जाकर के मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या फिर कितने नंबर्स मेरे निकल गए। तो फ्री कैश फ्लो जब मैं निकाल लूँगा 5th ईयर के, और उसके बेसिस पे मैं परपेचुटी का कंसेप्ट लगाऊंगा, तो जो वो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी टर्मिनल वैल्यू। और ये टर्मिनल वैल्यू प्लस जितने भी मेरे ये फ्यूचर ईयर्स के नंबर हैं उनको आज की डेट के अंदर मैं वैल्यू अगर निकालता हूँ, तो सबकी वैल्यू को आज की डेट में लाने को हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू उनका निकालना। और जो प्रेजेंट वैल्यू मेरा निकल के आएगा वो मेरा वैल्यूएशन होगा। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, 6th स्टेप। ओके। तो जैसे आप बात करें DCF, तो DCF मेथड वर्ल्ड वाइड इतना पावरफुल क्यों है, क्यों माना जाता है इसको? देखिए पावरफुल, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि देखिए ये फंडामेंटल है, मतलब बेसिक स्टेप है इसका, बेसिक किसी तो भी है कंपनी का वैल्यूएशन निकालने। बेसिक तो है ही है। ठीक है, Okay. आप स्टार्टअप में लगा दीजिए, आप मेच्योर कंपनीज में लगा दीजिए, आप
वीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आप प्राइवेट इक्विटी स्टैंड पॉइंट से देख लीजिए, आप रेगुलेटरी बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, सभी जगह ये एक्सेप्टेड है और एक लॉजिक पे चलता है, ठीक है, एक लॉजिकल है। इसके अंदर जितनी भी इनपुट्स निकल के आ रही हैं या तो इंडस्ट्री से यूज़ हो रही हैं या फिर कंपनी स्पेसिफिक हैं। दिक्कत सिर्फ एक हो सकती है इसके अंदर कि जो नंबर्स हैं वो अगर प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है तभी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको हटा दीजिए तो आप ये देखिए कि इससे ज़्यादा साइंटिफिक कोई मेथड नहीं है। ओके ठीक है, अगर स्टार्टअप को आप उठा के देख लो, उसका वैल्यूएशन अगर आपको निकालना पड़ जाए और आज की डेट में सारे नंबर जीरो हैं तो आपके पास और कोई मेथड बचता भी नहीं है। ठीक है, DCF तो मोस्ट साइंटिफिक नंबर आपको जो निकाल के देगा वो आपको डीसीएफ निकाल के देगा। ओके आपने स्टेप तो सारा बता दिया कि डीसीएफ मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक्स होती हैं एक वैल्यूअर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, फाउंडर, वो क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ डीसीएफ मेथड जब लगाते हैं? तो देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस पूरे के पूरे मेथड का जो हार्ट है वो प्रोजेक्शंस है। ठीक है, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के इन्फ्लुएंस में या फिर कुछ प्रेशर्स की वजह से जो नंबर्स आते हैं ना वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक नंबर आ जाते हैं ना तो उसके बेसिस के ऊपर जो वैल्यूएशन निकलते हैं उसको डिफेंड करना, जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं देखता हूँ वो होता है कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है वो। ओके सेकंड नंबर पे जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत जगह पे ये गलती हो जाती है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको सही से एडजस्ट नहीं किया जाता, सही से निकाला नहीं जाता। कि जैसे मैंने आपको एक बता दिया, वो तो मैंने प्लेन सिस्टम बताया कि हाँ आज की डेट में क्या है, तो मैंने आज आपको ये बोला कि ठीक है मेरा कंपनी का डेट, कॉस्ट ऑफ डेट इतना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है, आज की डेट में आपने निकाल लिया। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि नेक्स्ट ईयर में जाकर के आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, आपके पास इक्विटी चेंज हो जाए, आपका डेट भी चेंज हो गया, तो वो एडजस्टमेंट आप नहीं कर रहे हो, तो वो एडजस्टमेंट्स करना भी ज़रूरी है। तो जो डीसीएफ का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो वो एक्सप्लेनेशन बेसिक समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप पूरा का पूरा मॉडल लगाने जाते हैं तो हर साल के हर नंबर के अंदर जो आप अजम्पशंस ले रहे हैं उसके लिए लॉजिक डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो नंबर गलत ले लिया है तो वो आपको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड जो मिस्टेक आपको मैंने बताई वो ये हो सकती है। थर्ड ये होती है कि देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हम नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर चल रहे हैं, तो हम कई बारी एक्चुअल सिनेरियो को एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा या उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो वहाँ जो गलती होती है वो गलती होती है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन मिस्टेक। तो जो वर्किंग कैपिटल है एक कंपनी का, वो आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, आपके आउटलुक के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर ईयर्स के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लस माइनस हो जाए, तो उसकी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और वर्किंग कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर वो वैल्यूएशन में फ्लक्चुएट हुआ तो आप ये देखिए कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके वैल्यूएशन के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो जो थर्ड मिस्टेक हो जाती है वो ये होती है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन में, फाउंडर्स इंटरनली खुद से करते हैं या फिर वैल्यूज़ भी करते हैं तो वो गलती कर देते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट बहुत ही ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, देखिए किसी भी कंपनी की जब वैल्यूएशन निकलती है डीसीएफ के अंदर तो आप मान के चलिए जो उसकी टर्मिनल वैल्यू होती है ना वो लगभग 60 to 80% वैल्यूएशन का पार्ट होती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ आ रही है तो उसमें से 60 से 80 करोड़ रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्मिनल वैल्यू से आएगा। तो जनरली क्या करते हैं फाउंडर्स या वैल्यूअर्स जब उसको निकालते हैं तो वो उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते, और जब उस वाले पॉइंट पे जाकर के अदर पार्टी चैलेंज कर देती है तो बहुत वैल्यू टूटती है वहाँ से। तो इसलिए वहाँ पर जो आप अजम्पशंस लेने वाले हैं आपको वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट भी वहाँ पे दोबारा करनी पड़ती हैं। आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या जितना डेप्रिसिएशन आप ले रहे हो वहाँ पे क्या उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ जस्टिफाई हो भी रहा है, उस पॉइंट पे नहीं हो रहा है, तो वो एडजस्टमेंट आपने नहीं की तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है चैलेंज करने का। आप मान के देखिए ना, अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ मोटे से मोटा 60 करोड़ की वैल्यू वहाँ फंसी हुई है आपकी और आपको 10% भी नीचे लाना पड़ गया वहाँ से, तो आप देखो कितना इंपैक्ट आज की डेट में सीधा 6 करोड़ नीचे आ गया आपका। ठीक है, तो वो वैल्यू वहाँ पे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100% एक्सेल पे रिलाय ना करें। एक्सेल तो सब कुछ कर देगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, एविडेंसेस क्या बना रहे हो। अब आप डाल के अब मतलब एक मॉडल एक प्ले करने के लिए नहीं है कि अब नंबर डाला ये हो गया, नंबर डाला वो हो गया। जब आप एक्चुअल उसको जस्टिफाई करने जाएंगे या तो रेगुलेटरी बॉडी के सामने बैठे होंगे या आप इन्वेस्टर के सामने बैठे होंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कोई गेम नहीं है, वहाँ पे आपको हर नंबर का जस्टिफिकेशन देना है। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट फ्रॉम माय साइड। ओके सर, तो थैंक यू सो मच
फॉर गिविंग अस अ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट DCF क्या होता है, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या होते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो कैसा लगा हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात की DCF मेथड की. ओके, तो कैसा लगा हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने बात की DCF मेथड. तो DCF मेथड होता क्या है और DCF मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि उसको किंग बोला जाता है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट वेबसाइट purevalleyglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैली टॉक्स. थैंक्स सो मच.